ग्लोबल बिजनेस समिट में हमारे बीच में उपस्थित विनीत जी, सभी साथियों, भाइयों एवं बहनों, दोस्तों, बिजनेस समिट के लिए मुझे इनविटेशन दिया गया तो मैंने पूछा कि मैं तो लेबर मिनिस्टर हूँ, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हूँ, तो मेरी भूमिका क्या रहेगी। तो नाविका जी मुझे बता रही थी कि आप अभी लेबर मिनिस्टर हैं, पहले शिपिंग मिनिस्टर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल्स मिनिस्टर रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, और आप गुजराती हैं, तो गुजराती लोगों का ट्रेड के साथ, बिजनेस के साथ सीधा रिश्ता रहता है। आप आएंगे तो अच्छा होगा। मैंने सोचा कि बिजनेस कम्युनिटी, बिजनेस समिट, बिजनेस, इंडस्ट्रीज, इनोवेशन, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। जब आप बिजनेस की बात करते हैं तो इस राष्ट्र आगे बढ़ सकता है जिस राष्ट्र में इंडस्ट्रीज, ट्रेड को प्राधान्य दिया जाता हो, प्राथमिकता दिया जाती हो। आज से नहीं दोस्तों, ये सदियों का क्रम है। मैं 1800 साल पुरानी बात कहूं तो आचार्य चाणक्य देश में हुआ, और आज भी आचार्य चाणक्य की इकोनॉमी पर थॉट, सोच, उसका अर्थशास्त्र दुनिया के लिए आज इतना ही रिलेवेंट है जितना 1800 साल पहले था। चाणक्य ने कहा था कि कोई राज्य को समृद्ध राज्य बनना है, समृद्ध राष्ट्र बनना है, तो राज्य में रहने वाले महाजन यानी कि ट्रेड और इंडस्ट्रियलिस्ट महाजनों को राज्याश्रय देना। उन्होंने कहा कि महाजनों को राज्याश्रय देने से 3 फायदा होता है। संपत्ति का सर्जन करना एक स्किल है। Myself is best politician. Its meaning is not that myself is best industrialist, best businessman. जरूरी नहीं है मैं एक अच्छा पॉलिटिशियन हो सकता हूं, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप, ट्रेड स्किल, इट्स वन टाइप ऑफ स्किल। जिसमें स्किल है उसको आप प्रोत्साहित करेंगे तो संपत्ति का सर्जन करेगा, रोजगारी का निर्माण करेगा। और सरकार की तिजोरी में टैक्स कौन डालेगा? जो संपत्ति का सर्जन करता है उससे ही आप टैक्स ले पाओगे। तो चाणक्य ने कहा कि आप जब महाजनों को राज्याश्रय देते हैं तब वो संपत्ति का सर्जन करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा और राज्य की तिजोरी में कोष देंगे। और आगे कहा, देखो ये देश कितना सामर्थ्यवान देश है, ये देश में कितने मनुष्य लोग थे। उन्होंने उस वक्त 2000 साल पहले कहा था कि तब जाके राज्य गरीब और किसान का कल्याण करेगा। ये जमाने में भी गरीब की कल्याण की बात होती थी, ये समय में भी किसान की कल्याण की बात होती थी। जो वर्तमान समय में हम कहे कितना भी समय क्यों न बदला हो, हम वहां ही है जो इस समय में हमारे ऋषि मुनियों ने या तो हमारे मानुषियों ने सोच रखी थी। और इसलिए समय समय पर देश को, राज्य को महाजनों ने मदद करी है। जब महाराणा प्रताप आक्रांताओं के सामने लड़ रहे थे, उस वक्त भामाशाह ने कहा था, वो बर्बाद हो गए थे और जंगल में घूमते थे, तब भामाशाह ने कहा था, संपत्तिवान थे, आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। उन्होंने सहयोग करा था।
आप वस्तुपाल तेजपाल का इतिहास देखिए, महाजन थे। ये देश में महाजनों ने समय समय पर झगड़ू शाह, जब 17 के शताब्दी में ये देश में बहुत बड़ा सूखा पड़ा था, उस वक्त देश देशावर से अनाज लाके ये देश के नागरिकों को सहयोग करा था, राज्य को सहयोग करा था, इस समय की सल्तनत को सहयोग करा था। और दोस्तों, और उसका प्रतीक के तौर पर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो इतिहास में लिखा है कि जब बादशाह अकबर की अंबाड़ी चलती थी, बादशाह अकबर चलते थे, उसके आगे एलिफेंट पर हेमचंद्राचार्य सूरेश्वर जी महाराज साहब, जो महाजनों के पूजनी थे, प्रतीक थे, उसकी अंबाड़ी आगे चलती थी, उसके पीछे बादशाह अकबर की अंबाड़ी चलती थी। मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि देश में ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्रीज ये बहुत आवश्यक है और उसके आसपास देश की इकोनॉमी चलती है। और जब जब हम ट्रेड में, बिजनेस में आगे थे, तब हमने दुनिया पर और समुद्र पर शासन करा था। और उसका एग्जाम्पल है ये देश में लोथल है। आप कभी इंडस सिविलाइजेशन के समय का लोथल, मोहेंजोडेरो, धोलावीरा, लोथल इस समय की का नगर है। आज भी आज दुनिया में 5000 साल पुराना डॉक यानी कि पोर्ट कहां भी विद्यमान है तो ये भारत में, गुजरात में, लोथल में है। इतना पुराना डॉक आज दुनिया में विद्यमान नहीं है। उस समय 5000 साल पहले हम दुनिया के साथ ट्रेड करते थे, बिजनेस करते थे, देश समृद्ध था। ये देश में क्षमता की कोई कमी नहीं है, ये देश सामर्थ्यवान देश है। यहां ब्रेन पावर भी है, मैन पावर भी है। समय इतना ही है कि उसको अवसर दो। आप जब उसको अवसर देंगे तो ऑटोमेटिक उसकी क्षमता को पुरवार करेंगे। ये मोदी गवर्नमेंट ने देश के युवाओं को अवसर दिया। देश के युवा स्टार्टअप, स्टैंड अप के द्वारा, मेक इन इंडिया के द्वारा, आत्मनिर्भर भारत के द्वारा आगे आए। सरकार आपके साथ है। तो आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि देश में आज से 1 दशक पहले केवल 4 यूनिकॉर्न थे, आज 118 यूनिकॉर्न हो चुके हैं। सामर्थ्यवान देश है, उसको अपॉर्चुनिटी मिली। और ये सब विषय आपकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करता है, इकोनॉमी को जनरेट करता है। और इसलिए देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें सही सोच से सही दिशा में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्लानिंग करना होगा। हम केवल कोई भाषण कर देंगे और देश आगे बढ़ जाएगा, ये तो बहुत होता रहा। और भाषण करना बहुत आसान होता है। मैं जब आता हूं, गाड़ी में बैठता हूं, तो हमारे पीए एक चिट्ठी दे देते हैं, हम पढ़ लेते हैं और आसानी से 1 घंटे भाषण दे सकते हैं। लेकिन आप जब भाषण देते हैं, कोई बात रखते हैं, तो सरकार को एश्योर करना है। एज ए मिनिस्टर जब मैं बोलता हूं, एज ए प्राइम मिनिस्टर कोई बात कहते हैं, तो कमिटमेंट के साथ ये विषय को समझ के देश के सामने अपनी बात रखते हैं। और जब आपको आगे बढ़ना है, आपको प्रगति करना है, समय के साथ बदलना बहुत आवश्यक होता है। जो आप नहीं बदलेंगे तो समय तो बदल जाएगा, समय तो आगे बढ़ते रहेगा। मुझे एक एग्जाम्पल याद आता है। मुझे याद है जब मैं प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री 1985 में राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और ये प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश के सामने एक विचार रखा, 21वीं सदी का भारत। शायद आप में से भी जो 50-50 अबव के लोग हैं उसको पता होगा। 21वीं सदी का भारत, उसका विचार कोई गलत नहीं था। देश को 21वीं सदी में ले जाना है, यानी कि देश को डेवलप करना है, हमें डेवलपिंग कंट्री की ओर ले जाना है। 21वीं सदी ये भारत की सदी होगी, शताब्दी होगी, ऐसी उसकी बात थी। लेकिन 21वीं सदी में देश को ले जाने के लिए जो रोड मैप तय होना चाहिए था, ये रोड मैप वो नहीं बना पाए।
तो 21वीं सदी तो अपने टाइम पे आ गई। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं। आपको यहां से बाय ट्रेन जाना है मुंबई, तो मुंबई जाने के लिए पहले आपको ट्रेन की टिकट लेनी होगी। आपने ले लिया। टिकट लेने के बाद जिस डेट और टाइम है, टाइम और डेट में 15-20 मिनट पहले पहुंचना होगा। आप रेलवे स्टेशन 10-15 मिनट पहले पहुंच गए। आपका कोच नंबर है S5, तो S5 के सामने हो खड़े रहे जाना होगा जहां एक कोच खड़ा रहेगा, क्योंकि ट्रेन तो 3 मिनट रुकती है। ट्रेन तो टाइम पे आएगी, टाइम पे जाएगी, 3 मिनट रुकेगी, लेकिन जब ट्रेन आएगी और आप एक कोच के सामने नहीं होंगे तो ट्रेन तो चली जाएगी और आप आपके गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे। भूतकाल में यही हमारे देश के साथ हुआ। जो समय के साथ होना चाहिए, समय के साथ रोड मैप बनना चाहिए, ना हम रोड मैप बना पाए, ना हम समय के साथ चल पाए, तो ट्रेन एक के बाद आती रही, छूटती गई, आती रही, छूटती गई, चलती रही, लेकिन हम डेवलप्ड कंट्री की ओर आगे नहीं बढ़ पाया। हमें डेवलप्ड कंट्री की ओर आगे बढ़ना है। क्या करना चाहिए दोस्तों? उसके लिए क्या कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होना चाहिए? जब मोदी जी ने 2022 15 अगस्त से रेड फोर्ट से अपना उद्बोधन में कहा कि हमें डेवलप्ड कंट्री बनाना है, लेकिन डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए मोदी जी ने कहा कि मैं देश के 140 करोड़ की जनता को आह्वान करता हूं कि हम पंच प्राण ले, यानी कि 5 संकल्प करें। एक संकल्प है विकसित भारत का। दूसरा संकल्प, हमें विकसित भारत बनाना है। व्हाट इज रोड मैप? ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस वी was in lockdown at that time. The Modi government, all minister working in full time. We are work on full time 24/7. हम हमारे विकसित भारत के रोड मैप पर एक्सरसाइज कर रहे थे। हम उसके लिए स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कर रहे थे। इंटरनेशनल डेवलप्ड कंट्री के साथ हमारा उनका विचार साझा कर रहे थे। हम इंडस्ट्रीज के साथ कंसल्टेशन कर रहे थे। जो विषय, जो सेक्टर डेवलप्ड कंट्री के लिए हमें जिस पैरामीटर को मीट करना है, ये पैरामीटर के लिए डिटेल डेलिब्रेशन हो रहा था, तब जाके हम विकसित भारत का रोड मैप बना पाए। दूसरा विचार मोदी जी ने दूसरे संकल्प लिलवाते हुए कहा कि हमें विकसित भारत बनाना है तो हमें गुलामी की मानसिकता से बाहर आना होगा। गुलामी के मानसिकता के सभी हमारा देश में सिग्नल है, सिंबल है, उसको हमें हटाना है। क्योंकि दोस्तों ये देश बहुत सालों तक परतंत्र रहा। कभी हुणों ने शासन करा, कभी शकों ने शासन करा इस देश पर। 1000 साल तक इस देश पर आक्रांताओं ने शासन करा। 240 साल तक इस देश पर अंग्रेजों ने शासन करा। 1857 मंगल पांडे की शहीदी से अंग्रेजों के सामने आजादी की लड़त की शुरुआत हुई। देखो ये देश का सामर्थ्य, जब देश बलिदान मांग रहा था तब ये देश के 6 लाख युवाओं ने अपना प्राण का बलिदान दे दिया था, तब जाके हिंदुस्तान आजाद हुआ। ये आजाद भारत, उसको विकसित बनाने के लिए हमें हमारा गुलामी के प्रतीक उसको त्याग कर देना है। और उसकी शुरुआत हम सब लोग देख रहे हैं। मैं भी पार्लियामेंट में बैठता था, पुरानी पार्लियामेंट में बैठता था। आज मुझे गौरव है जिस पार्लियामेंट में बैठ के हम कानून बना रहे हैं, वो पार्लियामेंट आज भारत के आर्किटेक्चर लोगों ने डिजाइन करी है, भारतीय इंजीनियरों ने उसको बनाई है और भारतीय मजदूरों ने उसमें श्रम करा है। आत्मनिर्भर भारत के तहत ये बनी हुई पार्लियामेंट में आज बैठ के हम देश के कानून बना रहे हैं। दोस्तों मुझे पता है, हम इंडिया गेट जाते थे तो बगल में जब अंग्रेज शासन के समय में जॉर्ज पंचम हिंदुस्तान में आए थे और उसकी याद में एक स्टेच्यू लगाया था। आज मेरे देश के कोई नागरिक इंडिया गेट की मुलाकात लेते हैं, अमर ज्योति को प्रणाम करते हैं, तो वहां सुभाष चंद्र बोस का स्टेच्यू देखते हैं। यही रास्ते पे सालों तक 26 जनवरी को हमारी परेड निकलती थी। हमारे देश की सामर्थ्य की गाथा वहां से लोग देखते थे। वही राजपथ मोदी जी ने कहा कि राष्ट्रपति जी हमारे देश के सर्वोच्च वड़ा है,
लेकिन वहां वो देश राष्ट्रपति भवन में बैठ के राज को भुगतने के लिए नहीं है। ये राजभवन पर जाने वाला रास्ता राजपथ नहीं है। यहां कोई राजा नहीं है। राष्ट्रपति जी जिस राजभवन में बैठते हैं, राष्ट्रपति भवन में बैठते हैं, वहां बैठ के वो अपना नेशन के प्रति कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। इसलिए राष्ट्रपति भवन से निकलने वाला रास्ता जहां 26 जनवरी को परेड होती है, वो आज राजपथ नहीं रहा है, वो कर्तव्य पथ बन चुका है। मैं ये पार्लियामेंट में एक घटना का साक्षी हूं। जब पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन होता था तो बोलते थे कि एक्ट 1920 में बना है, 1927 में बना है। अंग्रेज के जमाने में बना हुआ कानून से देश गवर्न होता था। ऐसे 1200 कानून को रिपील करके आज भारतीय कानून की ओर से देश का संचालन हो रहा है। दोस्तों, देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। यहां लेबर का भी कल्याण हो रहा है, यहां किसान भी उन्नति कर रहा है, यहां ट्रेड बिजनेस भी बढ़ रहा है, यहां सभी लोगों को प्राथमिक सुविधा उपलब्ध हो रही है। यहां केवल भाषण नहीं होता है, वास्तविकता के आधार पर डिसीजन करा जाता है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी EI समिट में फ्रांस से लौटे। दोस्तों, जिस देश का पॉपुलेशन 6 करोड़ से कम है, ये देश में 25 करोड़ लोग पिछले एक दशक में बिलो पॉवर्टी लाइन से अप हो गए। और वैसे नहीं हुए हैं, एक कमिटमेंट के आधार पर काम करने से हुए हैं। और एक कमिटमेंट कौन सा है दोस्तों? मुझे पता है, मैं ग्रामीण बैकग्राउंड से आता हूं। जब बीमारी कभी किसी को पूछ के नहीं आती है, वो गरीब के यहां भी आती है, वो अमीर के यहां भी आती है, शहर में भी आती है, गांव में भी आती है। और जब गांव में कोई गरीब मजदूर के यहां बड़ी बीमारी आ जाती है और डॉक्टर साहब उसको कहते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट करना होगा, उसके जेब में पैसा नहीं होता है। पेशेंट को फिर वापस लेके घर चले जाते हैं। और कोई शाहूकार के यहां से पैसा लेके कभी इलाज तो करा देते हैं, लेकिन वो परमानेंट बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाते हैं। शाहूकार से पैसा लेते हैं और उसके इंटरेस्ट में उसकी आय चली जाती है, उसकी मजदूरी का पैसा चला जाता है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जिन्होंने देश में 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की गारंटी देकर आयुष्मान भारत योजना लागू करी। आज तक 1,25,000 करोड़ रुपया गरीब लोगों के जेब से बच गया। यानी कि आउट ऑफ पॉकेट खर्च उसका बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि उसको हेल्थ के पीछे खर्च नहीं करना पड़ा, आयुष्मान भारत योजना के तहत खर्च हो गया। तब जाके 25 करोड़ लोग, 80 करोड़ लोगों को देश में फूड सिक्योरिटी मिल गई। दोस्तों, EPFO में मैं लेबर मिनिस्टर के रूप में देख रहा हूं, केवल एक दशक में 7 करोड़ लोग EPFO फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट पा रहे थे। केवल एक दशक में वो संख्या बढ़ के 14 करोड़ हो गई। यानी कि डबल लोगों को रोजगारी मिली। इतना ही नहीं, क्लेम डेटा बताता है, रिजर्व बैंक आज से नहीं, मेरी सरकार बनी तब से नहीं, वो तो पहले से एम्प्लॉयमेंट डेटा निकालते हैं। और दोस्तों, एक दशक में, एक दशक पहले की मैं बात करूं तो पहले एक दशक में 2004 से 2014 में देश में केवल 7 करोड़ रोजगार निर्माण हुआ था, जॉब निर्माण हुई थी। एक दशक में 17 करोड़ जॉब देने वाला देश हिंदुस्तान बना है। युवाओं को अपॉर्चुनिटी मिली है, तब जाके देश आगे बढ़ता है। व्हाट इज कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्लान? व्हाट इज विकसित भारत? हम विकसित भारत कब बनेंगे? मुझे पता है, जब मैं 2012 में पार्लियामेंट में आया था, तब देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे, हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है तो सबसे पहले बेस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। देश की बेस्ट इकोसिस्टम होनी चाहिए। देश में सब लोगों को रोजगार की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। हर युवाओं के हाथ में काम होना चाहिए। देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म करने के लिए एक सिनर्जी से आपको आपके एक्ट में रिफॉर्म करना पड़ेगा। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के साथ हम आगे बढ़ने लगे। देश कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आगे बढ़ने लगे।
और उसका नतीजा ये आया और देश ने तय करा, मोदी जी ने तय करा कि हम विकसित भारत बनाने के लिए हमारे गुलामी के प्रतीकों को छोड़ देंगे। तीसरा संकल्प लिलवाते हुए मोदी जी ने कहा हमें विकसित भारत बनना है, तो प्रेरणा कहां से लेंगे? दोस्तों, मैंने आपको चाणक्य का एग्जाम्पल दिया। हम दुनिया की इकोनॉमी का अध्ययन करें, लेकिन हर देश को अपना अपना मॉडल होता है डेवलपमेंट का। हमें अपने मॉडल पे आगे बढ़ना होगा। जब देश में, मैं एट द टाइम माई सेल्फ वॉज द हेल्थ मिनिस्टर, जब मैं हेल्थ मिनिस्टर था और देश में कोविड आया, तो उस वक्त मेरी दुनिया के साथ हर दिन मीटिंग होती थी और दुनिया मुझे कहती थी इंडिया इज ए बिग कंट्री, ह्यूज डाइवर्सिटी, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये देश कोविड मैनेज नहीं कर पाएगा और इंडिया में जितने लोगों का मृत्यु होगा उसके आधार पर दुनिया का फिगर तय होगा। ये दुनिया उस वक्त मुझे बोलती थी। और देश दुनिया में जब डेल्टा वेरिएंट आया, उसके बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट आया, तो मेरी तो बात हर दिन चलती रहती थी। एक बार मुझे एक डेवलप्ड कंट्री में, कंट्री का नाम नहीं बोलूंगा, उस दुनिया के जाने माने एक अपने स्वयं को दुनिया के बहुत बड़ा हेल्थ एडवाइजर मानते थे, उन्होंने मुझे कहा कि आपके देश में डॉक्टर ड्यूटी पे आते हैं? क्योंकि वहां नहीं आता था, छुट्टी लेके चले गए थे। आपके यहां नर्स ड्यूटी पर आती है? क्योंकि वहां नहीं आती थी। तो मैंने कहा कि दुनिया का अपना अपना मॉडल हो सकता है। शायद आपके कंट्री में या तो दुनिया में हेल्थ है, कॉमर्स हो सकता है, तो नहीं आ सकता। मेरे देश में ऐसा नहीं है। मेरे देश में हेल्थ है, कॉमर्स नहीं है, हेल्थ है, सेवा है। और सेवा हमारा देश का संस्कार है। और इस संस्कार के आधार पर मोदी जी ने हमें कोविड मैनेजमेंट के लिए मॉडल दिया। और ये मॉडल क्या था? आप सब लोगों ने देखा होगा। उस वक्त मोदी जी ने कहा दिया जलाओ घर पे, कोरोना वॉरियर को, मेरे डॉक्टर, मेरे नर्स को प्रोत्साहित करने के लिए। मोदी जी ने कहा थाली बजाओ, उसको प्रोत्साहित करो। मोदी जी ने कहा ताली बजाओ, उसको प्रोत्साहित करो। मोदी जी ने कहा कि कोरोना वॉरियर्स के लिए आकाश में एयरफोर्स के प्लेन से ट्राई कलर से उसको सैल्यूट करो। दोस्तों, हमारे कोरोना वॉरियर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्स, कई डॉक्टर्स, कई नर्स, कई पैरामेडिक स्टाफ अपना प्राण गंवा दिया, लेकिन उन्होंने ड्यूटी नहीं छोड़ी। तब जाके हिंदुस्तान कोविड के सामने सफलतापूर्वक लड़ पाया। ये हमारा मॉडल है। दुनिया अपने मॉडल से आगे बढ़ सकती है, जरूरी नहीं है। हाँ, हमारा शास्त्रों ने हमें सिखाया है, संसार में जो कुछ श्रेष्ठ है उसका ग्रहण करो, करना चाहिए, लेकिन ग्रहण करके मॉडल हमारा होना चाहिए। ये विकसित भारत का हमने हमारा मॉडल बनाया है और ये मॉडल है विरासत। हमारा तीसरा संकल्प लिलवाते हुए मोदी जी ने कहा कि हम 140 करोड़ की जनता, हम हमारी विरासत से प्रेरणा लें। ये देश की विरासत जाजरमान विरासत है। कल मैं बोल रहा था, कल मैं नेशनल गेम्स में भाषण दे रहा था, तो मैंने कहा कि मेरे देश के खिलाड़ी जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर खेले और जो भाला फेंकने वाला खिलाड़ी है उसके मन में एहसास होना चाहिए मैं महाराणा प्रताप के वंशज हूं या तो महाराणा प्रताप के देश के वासी हूं, मेरा भाला सबसे आगे जाना चाहिए। और मेरे तीरंदाज जब तीरंदाजी करे तब उसके मन में आना चाहिए कि मैं अर्जुन और एकलव्य के देश के नागरिक हूं, एकलव्य और अर्जुन के देश की विरासत का वाहक हूं। मेरा तीर तो लक्ष्य पर ही लगना चाहिए। ये हमारी विरासत है। ये विरासत से प्रेरणा लेके हमें आगे बढ़ना है, विकसित भारत बनाना है। और चौथा प्रण लिलवाते हुए मोदी जी ने कहा था हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है। तो हमारा चौथा 140 करोड़ की जनता का इस संकल्प होना चाहिए, हम एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़े। जब एक व्यक्ति एक स्टेप आगे बढ़ता है तो व्यक्ति एक स्टेप आगे बढ़ जाता है, लेकिन एक लक्ष्य, विकसित भारत का लक्ष्य के साथ 140 करोड़ की जनता जब एक स्टेप आगे बढ़ेगी तो देश 140 करोड़ स्टेप एक साथ में आगे बढ़ जाएगा। और लास्ट में मोदी जी ने कहा कि हम 140 करोड़ की जनता एक साथ में संकल्प करें, हमारी मांगे पूरी करो। तो हमने बहुत बार बात कही, मेरा हक मुझे मिलना चाहिए, वो तो हम बार बार बोलते रहते हैं, लेकिन हमारा भी नेशन के प्रति कर्तव्य है। नेशन फर्स्ट, देश पहले, एक संकल्पना के साथ
देश के हर नागरिक जहां भी हो, जो भी करता हो, जो भी व्यवसाय में हो, जो भी सेक्टर में हो, जरूरी नहीं है कि देश को बदलने के लिए, डेवलप्ड कंट्री करने के लिए मोदी जी ही सब कुछ करेंगे। जी नहीं, मोदी जी ने कहा है कि हमें 140 करोड़ की जनता को एक साथ में मिलके हमारा कर्तव्य का निर्वहन करना है। एक टीचर, देश के शिक्षक, जब उसके सामने स्टूडेंट बैठे हैं, वो सोचेगा कि मेरा देश का भविष्य है, मैं उसको ऐसा तैयार करूंगा, ऐसा पढ़ाऊंगा, तब जाके वो विकसित भारत में अपना कंट्रीब्यूशन दे। इस भाव उसके मन में जब आएगा, तब वो कर्तव्य के साथ जुड़ जाएगा और उसमें से जो स्टूडेंट निकलेगा वो विकसित भारत में अपना कंट्रीब्यूशन देगा। कोई व्यापारी है, वो सोचेगा, कोई सरकार के अफसर है, जब कोई उसके पास फाइल आएगी और वो सोचेगा कि उसकी एक गलती है, उसमें ये लिखना चाहिए, फाइल मुझे रिटर्न नहीं करना है, मैं कॉल करके उसको बता देता हूं कि जरा एक करेक्ट करके एक कागज आपका काम है दे दे, ये फाइल एक दिन लेट पास होगी तो मेरा एक कोई इंडस्ट्रीज हो, एक दिन लेट उसको परमिशन मिलेगी तो मेरा एक दिन लेट प्रोडक्शन चालू होगा, मेरे देश को नुकसान होगा। जो भारत सरकार के मंत्री के तौर पर जिस चेयर पर मैं बैठा हूं, 24 घंटे मेरे मन में लगेगा कि देश ने मुझे इतना बड़ा दायित्व दिया है, मेरा कमिटमेंट उसके साथ होना चाहिए। ये भाव जब आप कमिटमेंट के साथ अपने आप को जोड़ देते हैं ना, ये मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेवारी है, ये देश को विकसित भारत बनाना है, देश के प्रति। और दोस्तों, समय समय पर हमें हमारा कर्तव्य का निर्वहन करना आवश्यक होता है। जैसा मैंने मेरे प्रारंभिक भाषण में कहा कि जब देश बलिदान मांग रहा था, तब यही देश के 6 लाख युवाओं ने आपका बलिदान दे दिया था, अपने स्वयं। अभी देश कहता है कि देश के लिए जीना है, मोदी जी कहता है कि विकसित भारत बनाने के लिए जीना है। हर व्यक्ति कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ विकसित भारत के साथ अपने आप को स्वयं को जोड़ देगा, तो दोस्तों 2047 में जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, तब देश डेवलप्ड कंट्री बन के रहेगा। दोस्तों, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं सामने देख रहा था मेरा टाइम समाप्त होने आया है, तो इस अवसर पर जो बिजनेस समिट है उसमें बिजनेस रिलेटेड डिस्कशन होगा, डिबेट होगी। इंडियन इकोनॉमी, इंडिया का डेवलपमेंट, इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड, इंडिया का टैलेंट पूल, इंडिया का यूथ, कन्वर्ट ऑफ यूटिलाइजेशन, ये सब पर बहुत सार्थक डिस्कशन होगा। दुनिया के इंडस्ट्रीज बिजनेस सिनारियो, हमारी इंडस्ट्रीज हमारे बिजनेस सिनारियो, जब उसके पर आप थॉट प्रोसेस करेंगे, तब दुनिया का मॉडल की अवश्य बात करना, लेकिन उसमें से हमारा मॉडल हम कैसे तलाशें ताकि ये हमारे विचार फ्रेंडली हो, हमारा कल्चर फ्रेंडली हो, हमारी विरासत फ्रेंडली हो। चूंकि जिस सेक्टर के साथ, जिस विचार के साथ आप आपके डेवलपमेंट को जोड़ देंगे, उसको अचीव करना सरल होगा। फॉर एग्जाम्पल, डायमंड बुर्श बनाना है तो सूरत डायमंड सिटी है, दुनिया का 50% डायमंड का दुनिया का कारोबार सूरत से चलता है, तो सूरत में डायमंड बुर्श बनेगा तो तुरंत ही पुटअप हो जाएगा, सक्सेसफुल मॉडल बन जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। लेकिन यही डायमंड बुर्श कोई जहां इंडस्ट्रीज है ही नहीं, ये सेक्टर ही नहीं है, वहां देश के कोई कोने में जाके लगाएंगे तो उसको ग्रो करने में बहुत समय लग जाएगा। हम हमारा मॉडल से आगे बढ़ जाएंगे तो हमें मॉडल को डेवलप करने में सुविधा हो जाएगी। मैं मानता हूं कि इस टाइप की समिट हमें बहुत उपयोगी होती है। मैं टाइम्स नाउ ग्रुप को अभिनंदन करता हूं, विनीत भाई को अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इस टाइप की समिट का आयोजन करा है, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हमें भी आगे बढ़ने के लिए इंडिविजुअल लेवल पर भी मदद करता है, नेशनल लेवल पे मदद करता है। एक इस टाइप का एक्सपोजर मिलता है जो हमें कनेक्ट भी करता है और करेक्ट भी करता है। हम कनेक्ट भी हो, करेक्ट भी हो, फ्यूचरिस्टिक प्लान भी तैयार कर पाए और देश को विकसित भारत बनाने में एक छोटी सी आपकी समिट मैं मानता हूं कि महत्वपूर्ण भूमिका रख सकती है।
आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। Sir, thank you. Thank you for those inspiring words. And do please stay on stage, Mr. Mandavia, just for a moment, because... May I please request the MD Times Group, Mr. Vinny Jain, to come up on stage and give the Minister a small token of thanks and appreciation from us. A huge round of applause, ladies and gentlemen. Very inspiring words. And the importance of following up words with actions. Mr. Mandavia has underlined that in his speech. Thank you so much for joining us at the ET Now Global Summit.